नमस्कार साथियों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर यशुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं। इंग्लिश में सर्च करिएगा नंदनी क्लासेस .साहित्य। यहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुक्लोत्तर युग अर्थात शुक्लोत्तर युग आलोचना का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो यदि आपने पूर्व युग के बारे में अर्थात शुक्ल पूर्व युग के बारे में नहीं सुना है तो आप पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। चलिए बात करते हैं आलोचना शुक्लोत्तर युग। इसकी जो शुरुआत है दोस्तों, आप देखेंगे कि मुख्यतः स्वच्छंदतावादी समीक्षा से हुई है, जो कि मोटे तौर पर शुक्ल की धारणाओं का प्रतिपक्ष यहाँ पे दिखाई देता है। इसके बाद ही जब स्वच्छंदतावाद की बात चलती है तो उसके बाद ही विभिन्न विचारधाराओं के आगमन के साथ साथ नई समीक्षा पद्धतियाँ प्रारंभ होती हैं, जिसमें आप देखेंगे कौन कौन सी पद्धति प्रारंभ होती हैं। तो प्रगतिवादी के देखेंगे हम सबसे पहले प्रगतिवादी समीक्षा, और उसके बाद देखेंगे मनोविश्लेषणवादी समीक्षा और नई समीक्षा के बारे में जानकारी लेंगे। स्वच्छंदतावादी समीक्षा के बारे में अगर बात करें कि क्या है स्वच्छंदतावादी समीक्षा, वह पद्धति जो आचार्य शुक्ल की शास्त्रीय मान्यताओं से हिंदी समीक्षा को मुक्त करने का प्रयास करती है। इस आंदोलन से जुड़े समीक्षकों ने पश्चिमी स्वच्छंदतावाद से प्रभाव ग्रहण किया है। तो इसको याद रख लीजिएगा, स्वच्छंदतावादी जो है वो पश्चिमी स्वच्छंदतावाद से प्रभावित रहे हैं। तो वे रचना का मूल्यांकन जो है वो किस तरह से करते हैं, तो मर्यादावाद और सामाजिक उपादेयता के आधार पर करने के स्थान पर रचनाकार की अनुभूतियाँ, उसकी व्यक्तिकता और सूक्ष्म सौंदर्य बोध आदि को महत्व देते हैं। हिंदी स्वच्छंदतावादी की बात करें तो मुख्यतः 3 आलोचक शामिल होते हैं। इसमें आप देखिए कौन कौन से शामिल हैं। स्वच्छंदतावादी के बारे में 3 आलोचक कौन कौन से हैं, तो शांति प्रिय द्विवेदी और पंडित नंदुलाल वाजपेयी के बारे में बात करेंगे और डॉक्टर नगेंद्र के बारे में बात करेंगे। वहीं बात करते हैं प्रगतिवादी समीक्षा। प्रगतिवादी समीक्षा के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। आपको यहाँ पे एक संक्षिप्त जानकारी आपको मैं अवगत करा रही हूँ। तो प्रगतिवादी समीक्षा के अंतर्गत जो है देखिए, ये समीक्षा जो है 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद अस्तित्व में आ गई थी। जिसे में प्रगतिवादी समीक्षा कौन कौन है इसके बारे में आप जान लीजिए। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्रगुप्त, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध और नामवर सिंह। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये प्रगतिवादी समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रगतिवादी समीक्षक के बारे में बात करें तो कौन कौन से किन किन के नाम आते हैं, तो ये हमें याद रख लेना आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं मनोविश्लेषणवादी, ये वाली हो गया है, यहाँ पे आप वादी इसको कर सकते हैं। तो मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के अंतर्गत देखिए इलाचंद्र जोशी नाम आता है, इलाचंद्र जोशी। वहीं दूसरा नाम आता है जनेन्द्र जी का। तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है इससे संबंधित। नई समीक्षा के बारे में बात करें तो नई समीक्षा में लक्ष्मीकांत वर्मा जी का नाम आता है, धर्मवीर भारती जी के हैं, विजयदेव नारायण शाही जी की हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रघुवंश, निर्मल वर्मा, रमेश चंद्र साहा। तो जो दोस्तों ये नई समीक्षा के अंतर्गत है और यहाँ से बहुत बार आलोचना से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो इसके बारे में चलिए विस्तृत जानकारी आपको हम यहाँ पे देते हैं कि किस तरह के स्वच्छंदतावादी समीक्षा हुए हैं। तो इसके बारे में मैंने अभी बताया है कि आपको शांति प्रिय द्विवेदी और पंडित नंदुलाल वाजपेयी और नगेंद्र नाम आते हैं। तो शांति प्रिय द्विवेदी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अवगत करा दूं कि शांति प्रिय द्विवेदी जी किस तरह के छायावाद हैं। तो छायावाद की मूल चेतना जो है गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की मानवतावादी दृष्टि चिन्हित होती है। शांति प्रिय द्विवेदी में गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, तो इन दोनों की मानवतावादी दृष्टि में दिखाई देती है। वहीं अगर बात करें कि इनकी आलोचना दृष्टि जो है वो सौंदर्यवादी है। तर्क वितर्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनका जो है दृष्टि है वो क्या सौंदर्यवादी है। जी हाँ,
बिल्कुल सौंदर्यवादी दृष्टिकोण है, तो इसको याद रख लीजिएगा। किंतु युग और साहित्य में वे प्रगतिवादी मूल्यों का समर्थन करते हैं। इनका एक है युग और साहित्य जो रचना है उसमें उन्होंने प्रगतिवादी मूल्यों का समर्थन किया है। अब देखेंगे कि नंदुलारी वाजपेयी के बारे में बात करते हैं। नंदुलारी वाजपेयी जी की समीक्षा के बारे में बात करें कि तो इन्हें समन्वयवादी क्या कहा जाता है? समन्वयवादी के बारे में बात करें तो समन्वयवादी समीक्षा पद्धति को विकसित किया है, जिसमें स्वच्छंदतावाद एवं कलावाद, मार्क्सवाद एवं अध्यात्मवाद सभी परस्पर यहाँ पे एकाग्र दिखाई देता है। यानी स्वच्छंदतावाद एवं कलावाद का वर्णन है, वहीं मार्क्सवाद और अध्यात्मवाद का स्पष्ट यहाँ पे उनके समीक्षा में दिखाई देता है। नंदुलारी वाजपेयी का चिंतन जो है वो किससे प्रभावित था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तर्क वितर्क के लिए आप इसको ध्यान रखें कथन को कि किससे प्रभावित था। वाजपेयी जी का चिंतन जो है वो किससे प्रभावित था? तो ये है प्रसाद जी से। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रख लीजिएगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इनका जो समीक्षा है उसके बारे में बात करती हूँ। यहाँ पे आप नोट करते चलें, अगर कॉपी पेन लेकर ही बैठे तो ज़्यादा अच्छा है। हिंदी साहित्य और 20वीं शताब्दी, ये इनका जो है समीक्षा है, जिसमें आचार्य नंदुलारी वाजपेयी की पहली रचना है। आचार्य नंदुलारी वाजपेयी की पहली रचना, जिसमें 1930 से 1940 ईस्वी के मध्य लिखे गए हैं। इनके निबंध इसमें संकलित है। 1930 से 1940 में जितने भी निबंध नंदुलारी वाजपेयी ने लिखी हैं वो इस निबंध में संकलित है। किसमें? तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में। इन्होंने रस को, जो रस है उसको भारतीय काव्य शास्त्र का अंतरंग सत्व, अलंकार को सौंदर्य का उद्घाटक तथा वक्रोक्ति को, रीति और ध्वनि को काव्य का अभिव्यंजना पक्ष से जोड़ा है। तो इसको याद रख लीजिएगा। रस को उन्होंने किसे? तो भारतीय काव्य शास्त्र का अंतरंग सत्व से, अलंकार को उन्होंने सौंदर्य का उद्घाटक, और वक्रोक्ति है जिसको इन्होंने रीति और ध्वनि को मतलब सौंदर्य का उद्घाटक तथा वक्रोक्ति, वहीं रीति और ध्वनि को उन्होंने काव्य के अभिव्यंजना पक्ष से जोड़ा है। हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब फिर भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि तर्क वितर्क कथन किस तरह से बनते हैं यहाँ परिचित हैं, बहुत ही कई बार कठिन भी आ जाते हैं। तो अगर हम विस्तृत रूप से अगर अध्ययन करते हैं तो हम उस कथन को बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। आचार्य वाजपेयी ने सैद्धांतिक समीक्षा में भारतीय रस सिद्धांत को स्वीकारा है। आपको बताया है कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक के जो आलोचक हैं कौन कौन से हैं और किन किन रचनाओं में सैद्धांतिक आलोचना दिखाई देती है। तो रस सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार किया है, जिसमें रसानुभूति को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है और उसे वेदांत स्पर्श शून्य कहकर उसे अलौकिक बना देने का प्रयास इस पे जो है वो गलत दिखाई देता है। इन्होंने रस का अर्थ कला मात्र का आनंद स्वीकार करते हैं, जिसमें न केवल रस, रसाभास, भावाभास, भाव संधि, भाव सबलता आदि स्थितियां दिखाई देती है, बल्कि पश्चिमी साहित्य शास्त्रियों द्वारा स्वीकृत हर आनंद को भी ये स्वीकार करते हैं। तो थोड़ा सा नंदुलारी वाजपेयी के बारे में आप थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करिएगा। बस इतना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो है, इन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। वो आलोचना 7 बातों को ध्यान में रखा गया है। थोड़ा सी आपको जानकारी दे देती हूँ कि कौन कौन से 7 बातें थी। कवि की अंतर्वृत्तियों का अध्ययन किया है, वहीं कलात्मक सौष्ठव का अध्ययन किया है, तकनीक या शैली अध्ययन का प्रयोग किया है, समय और समाज तथा उनकी प्रेरणाओं का अध्ययन किया है, कवि की जीवनी और रचना पर उसके प्रभाव का वर्णन दिखाई देता है, वहीं कवि के दार्शनिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का भी अध्ययन दिखाई देता है। तो मूलतः हम कहेंगे कि कविता अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचकर अलंकार विहीन हो जाती है। नंदुलारी वाजपेयी जी का कथन है, कहते हैं कि उस समय उसके प्रवाह में अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति ना जाने कहाँ बह जाते हैं और सारे संप्रदाय न जाने कैसे मटिया मेट हो जाते हैं। ये कथन नंदुलारी वाजपेयी जी का है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कथन को याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे
प्रगतिवादी समीक्षा के बारे में बात करते हैं। चलिए, नगेंद्र बच गए हैं, नगेंद्र के बारे में बात करते हैं। नगेंद्र का मूल योगदान जो है छायावाद के महत्व की स्थापना से शुरू होकर उन्होंने वैश्विक साहित्य शास्त्र के निर्माण का प्रयास किया है। आलोचना, नोट करिए आप यदि करना चाहते हैं तो, आलोचना की आस्था जो है नगेंद्र जी का है, जो कि 1966 ईस्वी में नामक अपने निबंध संग्रह में नगेंद्र ने अपनी साहित्यिक मान्यताओं को रेखांकित किया है। तो ये सबसे पहला प्रश्न तो बनता है कि आलोचना की आस्था किसका आलोचना है। आलोचना की आस्था नगेंद्र जी का है, समय काल है 1966, इसको याद रख लीजिएगा। नगेंद्र ने पाश्चात्य आलोचक आई.ए. रिचर्ड्स और क्रोचे से बहुत प्रभावित थे। जिस प्रकार हमने अभी देखा है कि जो आलोचक हैं, है ना, जो कई ऐसे आलोचक हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि नंदुलाल वाजपेयी जो है प्रसाद जी से प्रभावित थे, वहीं नगेंद्र जी जो है आई.ए. रिचर्ड्स की तरह और क्रोचे से बहुत प्रभावित थे। नगेंद्र ने आई.ए. रिचर्ड्स की तरह ही साहित्य संबंधी मूल्यों को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग तो वो उन्होंने मूल्यवादी और दूसरा है कलावादी, तो उसको याद रख लीजिएगा। मूल्यवादी और कलावादी 2 भागों में उन्होंने विभाजित किया है। काव्य के 3 तत्वों को स्वीकार करते हैं, भाव, कल्पना और बुद्धि। ये जो 3 तत्व है, भाव, कल्पना और बुद्धि में डॉक्टर नगेंद्र ने भाव को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जिसमें नगेंद्र अपने मूल दृष्टिकोण में रसवादी और व्यक्तिवादी आलोचक हैं। यही कारण है कि नगेंद्र जब आलोचना करते हुए साहित्य की उसके उद्देश्य की अनुकूलता में पहचान करते हैं तो सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ उन्हें आवश्यक नहीं लगते हैं। नगेंद्र ने सिगमंड फ्रायड की मनोविश्लेषणवादी मान्यताओं से भी एक तरह से वो बहुत प्रभावित थे। मिथक और साहित्य में उनका देखेंगे कि मिथक और साहित्य में उन्होंने स्पष्ट लिखते हैं कि साहित्य काफ़ी अंशों में वैयक्तिक अवचेतन की ही नहीं, व्यक्ति के चेतन की भी पुष्टि हुई है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र ने अपने व्यवहारिक समीक्षा का आरंभ छायावाद के कुछ निबंधों के माध्यम से 1937 ईस्वी में प्रारंभ करते हैं। व्यवहारिक समीक्षा का आरंभ छायावाद के कुछ निबंध पर। वहीं अगर बात करें कि उनकी पहली पुस्तक है सुमित्रा पंत लिखी थी, उन्होंने इसी समय 1936-37 की बात है, तो उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत पर अपनी पुस्तक लिखी थी। पंत पर लिखी उनकी पुस्तक को आचार्य शुक्ल ने भी कहा कि ठीक ठिकाने की पुस्तक कहकर प्रशंसित किया था। तो इसको ही नोट कर लीजिए, क्या, ठीक ठिकाने की पुस्तक, ठीक है, ठीक ठिकाने की पुस्तक कहकर रामचंद्र शुक्ल ने प्रशंसा की थी। कमायनी के अध्ययन की समस्याएं, आप परिचित होंगे। कमायनी के अध्ययन की समस्याएं में उनकी मनोवैज्ञानिक और कलात्मक दृष्टि पूरी गहराई से व्यक्त की गई है। एक तरफ उन्होंने न केवल भक्तिकाल और रीतिकाल में के जटिल संबंधों को स्पष्ट किया है, बल्कि रीतिकाल के भीतर अपराध बोध के माध्यम से भोगवादी श्रृंगार और नैतिकता जैसे विरोधी भावों के ही एक साथ द्वंद्वात्मक उपस्थिति को व्याख्यात किया है। नगेंद्र का महत्व जितना व्यवहारिक समीक्षा के कारण है, उससे कहीं अधिक सैद्धांतिक समीक्षा के कारण दिखाई देते हैं। साहित्य के मान उनकी आलोचना है, जिसमें और कविता क्या है, साहित्य के मान, कविता क्या है और साहित्य का धर्म जैसे निबंध और भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका जैसा ग्रंथ प्रकाश में आता है। सैद्धांतिक चिंतन की बात कर रहे थे, जिसमें 1964 ईस्वी में उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक रस सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रस सिद्धांत पूछा गया प्रश्न है कि रस सिद्धांत किसकी रचना है, किसका आलोचना है, तो ये सैद्धांतिक चिंतन है और रस सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने अनुभूति तत्व को विशेष महत्व देते हुए साधारणीकरण की एक मौलिक तथा महत्वपूर्ण व्याख्या की है। नगेंद्र जी कहते हैं कि रस को मानवीय अनुभूति से संपृक्त मानते हैं। आचार्य शुक्ल जी का रस मीमांसा में लोक मंगल का जिस तरह से तत्व अनिवार्यता निहित होने के कारण छायावाद को आत्मपरक साहित्य उसके माध्यम से अपना महत्व नहीं प्राप्त कर पा रहा था,
लेकिन नगेंद्र द्वारा की गई आत्मनिष्ठ आनंदवादी व्याख्या से छायावादी कविताएं भी रसात्मक प्रतिमानों पर खरी उतरने लगी थी। अंतिम समीक्षा पद्धति का जो चरण था, जहां वे पश्चिमी साहित्य चिंतन के विषयों में रत हो गए थे, तो फ्रायड के दर्शन के बारे में अपने विचार कुछ इस प्रकार से प्रकट करते हैं। उसको सुनिएगा। मैं फ्रायड के दर्शन को एकांगी और उसकी आधारभूत अनेक युक्तियों को दुरारूढ़ और अविश्वसनीय मानता हूँ। काम जीवन का मुख्य अंग है पर सर्वांग नहीं। ऐसी दशा में मैं फ्रायड के सिद्धांत को जीवन दर्शन के रूप में मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। ये कथन नागेंद्र जी का है फ्रायड के दर्शन के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं प्रगतिवादी समीक्षा के बारे में। प्रगतिवादी समीक्षा के बारे में बात करते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह के हिंदी की प्रगतिवादी समीक्षा जो है, आप देख रहे हैं कि 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी। इसमें देखेंगे कि सैद्धांतिक पक्ष मार्क्सवाद पर आधारित था है, और हालांकि व्यवहारता देखेंगे प्रयोक्ताओं ने कहीं कहीं पर मार्क्सवादी दृष्टि का अतिक्रमण भी किया है, जिसे इससे क्या हुआ है कि साहित्यिक जगत में समाजवादी यथार्थवाद कहा जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से इनकी प्राकृतिक जगत की व्याख्या होती है, जिसमें मानवीय इतिहास की व्याख्या ऐतिहासिक भौतिकवाद से स्वीकार किया जाता है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध और नामवर सिंह जी का नाम आता है। वहीं इनके अतिरिक्त समकालीन समीक्षकों के बारे में बात करें तो मलयज, नंदकिशोर नवल, निर्मला जैन, मैनेजर पांडे, विश्वनाथ त्रिपाठी का नाम आता है। साहित्य स्वायत्त वस्तु नहीं है, वरन उनके अपने साहित्यिक सामाजिक दायित्व में बंधा हुआ है। तो हिंदी में जब साहित्य में प्रतीक वांछनीय के प्रयोग की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हिंदी में प्रगतिवादी मार्क्सवादी जो है आलोचनात्मक समीक्षा के प्रणेता किसे हम स्वीकार करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा शिवदान सिंह चौहान का नाम आता है। प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक निबंध, नोट कर लीजिएगा, प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक निबंध विशाल भारत 1937 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न बन सकता है कि प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये निबंध है जो विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था 1937 में। अंग्रेजी के समीक्षक कॉडवेल जो हैं, उन्होंने अपने मूल्यों से शिवदान सिंह चौहान से प्रभावित थे। कॉडवेल जो है शिवदान सिंह चौहान से प्रभावित थे। 1951 ईस्वी में आलोचना त्रैमासिक पत्रिका है, जिसमें उनका संपादन भी इन्होंने किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है शिवदान सिंह चौहान का आलोचना त्रैमासिक पत्रिका, इसको याद रख लीजिएगा संपादन के दृष्टिकोण से। 1946 में अपने लेख उन्होंने लिखा है साहित्य की परख। साहित्य की परख में शिवदान सिंह चौहान ने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को महान रचना बताते हुए अमृत राय तथा भारतेंदु को शेक्सपियर से बड़ा बताने वाले रामविलास शर्मा का प्रतिरोध करते हुए इन्हें संकीर्ण राष्ट्रवाद तथा उत्कृष्ट समाजशास्त्र का उदाहरण बताया है। तो उसको याद रख लीजिएगा, जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा है उसको महत्व प्रदान करते हुए अमृत राय और भारतेंदु को शेक्सपियर से भी बड़ा बताया है। किसने? तो रामविलास शर्मा का प्रतिरोध करते हुए उन्होंने संकीर्ण राष्ट्रवाद तथा कुत्सित समाजशास्त्र का उदाहरण बताते हैं। आलोचना तथा काव्य, इनका आलोचना तथा काव्य रचना है, जिसमें देखिए, और एक तरफ आधुनिक कविता का मूल्यांकन, जिसमें इंद्रनाथ मदान की आलोचनात्मक कृतियां हैं। तो ये मार्क्सवादी आलोचक प्रकाश चंद्र गुप्त ने खुद को ध्वंसात्मक आलोचना के अंतर्गत स्वीकार किया है। उधर वहीं बात करेंगे कि रामविलास शर्मा के बारे में। तो रामविलास शर्मा के बारे में बात करते हैं। 1938 में जब इन्होंने आलोचना की रचना प्रारंभ की, तो 2000 ईस्वी तक 62 सालों तक इनका विस्तृत आलोचना दिखाई देता है। मूलतः तो एक मार्क्सवादी रचनाकार हैं, किंतु उन्होंने अपने सृजनात्मक विवेक से मार्क्सवाद का एक प्रगतिशील संस्करण तैयार किया है।
प्रेमचंद 1941 में प्रेमचंद 1941 में जब लिखते हैं, रामविलास शर्मा की पहली आलोचनात्मक पुस्तक है। प्रश्न बनता है तो इसको याद रख लीजिएगा, रामविलास शर्मा का पहले आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है, तो प्रेमचंद जी का है 1941 पे। ये इस किताब में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी समीक्षा के सिद्धांतों पर प्रेमचंद का विश्लेषण भी किया है। प्रेमचंद और उनका युग, इसको नोट कर लीजिएगा, प्रेमचंद और उनका युग। आप परिचित होंगे भी इनके किताब से, प्रेमचंद और उनका युग। ये लिखा गया है 1952 में। 1952 ईस्वी में रामविलास शर्मा की दूसरी आलोचनात्मक पुस्तक है। पहले मैंने आपको बताया कि प्रेमचंद, फिर प्रेमचंद और उनका युग, ये द्वितीय आलोचनात्मक पुस्तक है, जिस किताब में शर्मा जी ने प्रेमचंद के साथ साथ तत्कालीन साहित्य आंदोलन का विश्लेषण किया है। वहीं दूसरी ओर आलोचकों में रामचंद्र शुक्ल, उपन्यासकारों में प्रेमचंद तथा कवियों में निराला सर्वाधिक प्रिय रहे हैं। तो उन्हें आलोचकों में रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद और निराला बहुत ही प्रसिद्ध, उनको प्रिय लगते थे। वहीं हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय और जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित करने के कारण इन्होंने भारतेंदु मंडल, विशेषता भारतेंदु जी की प्रशंसा की है। तो इस तरह से इनके नगेंद्र का खंडन करते हुए उन्होंने शुक्ल जी के मत को पुनः प्रतिष्ठा की है, जिसमें संत साहित्य की समीक्षा में शुक्ल जी के अधूरे कार्य को पूरा करते हुए उसके महत्व का उल्लेख किया है। शर्मा की आलोचना चरम बिंदु निराला का साहित्य साधना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है निराला के साहित्य साधना। वे सौंदर्य के वस्तुगत तथा सामाजिक विकास नामक निबंध में सौंदर्य को केवल व्यक्ति या विषय में नियत करने को स्थान पर दोनों को अंतरक्रिया के रूप में देखते हैं। रामविलास शर्मा के बारे में और भी कहें कि उनके अस्तित्ववाद का लघु मानव और एक तरफ रहस्यवाद का विराट पुरुष का समन्वय भी दिखाई देता है। उनके शमशेर के काव्य के बारे में बात करें तो शमशेर के काव्यों को रीतिवादी, रोमानी, सौंदर्य बोध, मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व को स्वीकार करते हैं। और काव्य का प्रयोजन के बारे में बात करें तो कवि और कलाकार का कर्तव्य उन्होंने स्वीकार किया है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है रामविलास शर्मा की जाति समीक्षा की दृष्टि के बारे में। इसको थोड़ा विस्तृत आपको अलग से वीडियो बना कर दूंगी रामविलास शर्मा जी के बारे में। तो अब बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध का। मुक्तिबोध से आप सभी परिचित हैं। उनकी कविता है जिसमें उनकी कविता में उनकी चिंता संपूर्ण मनुष्य की स्थापना की चिंता दिखाई देती है। तो एक और आलोचक के रूप में वे काव्य में ऐसे ही मनुष्य की खोज पर बल देते हैं। मुक्तिबोध कविता को व्यक्तिवादी तथा सामाजिक जैसे दो परंपरा विरोधी धाराओं में बांटकर देखे जाने वाली प्रवृत्तियों का विरोध करते हैं। मुक्तिबोध ने प्रसाद की कमायनी, त्रिलोचन की धरती, भारत भूषण अग्रवाल की ओ प्रस्तुत मन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमायनी, प्रसाद जी की कमायनी, त्रिलोचन की धरती, भारत भूषण अग्रवाल का ओ प्रस्तुत मन, वही धर्मवीर भारती का अंधा युग, दिनकर की उर्वशी आदि कृतियों का समीक्षा लिखी है माधव जी मुक्तिबोध ने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मुक्तिबोध की, इसको याद रख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रेमचंद, शमशेर, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर परसाई पर अनेक निबंध के साथ साथ विदेशी साहित्य पर भी उन्होंने टिप्पणियाँ की हैं और समकालीन रूसी उपन्यास आदि पर पर्याप्त इन्होंने अपना उल्लेख प्रस्तुत किया है। अब बात करते हैं मनोविश्लेषणवादी के बारे में। मनोविश्लेषणवादी जो समीक्षा है जिसमें इलाचंद्र जोशी और आप देख रहे हैं जनेंद्र। तो इलाचंद्र जोशी की शुरुआत मनोविश्लेषणवादी से माने जाते हैं, जिसमें अज्ञे, देवराज उपाध्याय, नगेंद्र आदि की समीक्षा पद्धति प्रतिनिधि मानी जाती है। इलाचंद्र जोशी फ्रायड के दैत्य विचारक कहा जाता है। इन्होंने साहित्य में दुखवाद, विषाद नामक नए रस की कल्पना की है। एडलर के प्रभुत्व की कामना क्षतिपूर्ति के सिद्धांत में ये दृष्टिगोचर होते हैं। रोमानी भावुकता और नई कविता के छदम भावुकता की निंदा लक्ष्मीकांत वर्मा ने भी की है।
ज्ञानेंद्र ने तो मनोविश्लेषण और गांधी को आपस में घुला मिला दिया था। आपने देखा है लालचंद्र जोशी का भी और ज्ञानेंद्र के मनोविश्लेषणवादी गांधी को आपस में इन्होंने मिला देने का प्रयास भी किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि ज्ञानेंद्र के रचनाओं में गांधीवाद का क्या मतलब गांधीवाद का विषय दिखाई देता है, तो जी हाँ, बिल्कुल दिखाई देता है, इसको याद रखिएगा। नई समीक्षा के बारे में बात करें, नई समीक्षा जो है अंग्रेजी शब्द के न्यू क्रिटिज्म का यहाँ पे आपको अनुवाद दिखाई देगा। 20वीं शताब्दी के आरंभ में अमेरिका और यूरोप में विकसित हुई जो नई समीक्षा है, उसका आंदोलन से भी ये नई समीक्षा है वो बहुत ही प्रभावित हुए थे। न्यू क्रिटिज्म शब्द का प्रयोग पहली बार 1910 ईस्वी में स्पनबर्न में दिखाई देता है। आगे चलकर 1941 में जॉन को रैनसम ने इसे नाम से अपनी समीक्षात्मक पुस्तक लिखानी थी, जॉन क्रो। यह आंदोलन 1950 से 60 के दशक में समाप्त हो गया था, जिसमें नई समीक्षा के आंदोलन के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समीक्षक अज्ञे जी आते हैं, त्रिशंकु जी आते हैं, और आप देख रहे हैं लक्ष्मीकांत वर्मा जी का नाम आता है, विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रघुवंश, निर्मल वर्मा, रमेश चंद्र जी का नाम आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे कि आलोचक जो है उन्होंने लक्ष्मीकांत वर्मा के नई कविता के प्रतिमान, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा, नई कविता के प्रतिमान। धर्मवीर भारती का है मानव मूल्य और साहित्य। विजय देव नारायण शाही का है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, शमशेर की काव्यानुभूति का बनावट। रामस्वरूप चतुर्वेदी के है अज्ञे और आधुनिक रचना की समस्या। निर्मल वर्मा का बहुत ही महत्वपूर्ण है कला का जोखिम। रमेश चंद्र शाह जी का है अज्ञे और असाध्य वीणा, अज्ञे वागर्थ का वैभव। तो दोस्तों ये इस तरह से इनकी रचनाओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अज्ञे के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ तो आधुनिक साहित्य का परिप्रेक्ष्य जो, अच्छा रघुवंश के बारे में बता देती हूँ। आधुनिक साहित्य का परिप्रेक्ष्य डॉक्टर रघुवंश की ऐसी आलोचनात्मक कृति है जिसमें उन्होंने भारतेंदु से लेकर नई कविता तक के आंदोलन पर अपनी समीक्षात्मक दृष्टि का परिचय दिया है। अज्ञे आरंभ में मनोविश्लेषणवादी से काफ़ी प्रभावित रहे हैं, इसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया है। ये किंतु लेकिन 1960 में जो रचित उनकी पुस्तक है आत्मनेपद, आज टेलीग्राम में भी इसके बारे में हमने मैसेज किया हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है, नई समीक्षा की दृष्टि से अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त तीसरा सप्तक की भूमिका में भी उन्होंने इस दृष्टि का उल्लेख किया है नई समीक्षा के बारे में। तो लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक नई कविता के प्रतिमान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, नई समीक्षा की पहली पुस्तक मानी जाती है। धर्मवीर भारती की पुस्तक मानव मूल्य और साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी भी निबंध आलोचना। वहीं शमशेर बहादुर सिंह के बारे में बात करें तो इनका संकलन जो है द्वाब तथा नलिन विलोचन शर्मा की पुस्तक है साहित्य का इतिहास दर्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये रहा आज की वीडियो में सारी जानकारी, आपको मैंने तर्क और वितर्क इनके बारे में आपको जानकारी दी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनकी रचनाएं रह गई हैं, यानी कौन कौन से रचना हुए हैं, तो मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ, या फिर मैं अलग से वीडियो और भी इसके बारे में बता दूँगी। सिर्फ शुक्लोत्तर युग के समकालीन महत्वपूर्ण आलोचक और उनकी रचनाओं के बारे में विस्तृत ना बताते हुए सिर्फ जैसे कहूँ कि ज्ञानेंद्र जी की या राम कुमार वर्मा का जो आलोचना है वो कबीर का रहस्यवाद, साहित्य समालोचना, इस तरह से आपको पूरा मैं जानकारी एक छोटा सा वीडियो आपको जानकारी दे देती हूँ। तो दोस्तों वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।